हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर। और इस चैप्टर का एक वीडियो पहले बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका एक पहले बन चुका है, उसमें मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया, उसको देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम समझेंगे एसेट्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं एसेट्स क्या होता है। तो बच्चों पहले तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिना एसेट्स के तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी एसेट्स खरीदनी पड़ती है, और जैसे कि बिल्डिंग खरीदनी पड़ गई, प्लांट खरीदना पड़ गया, मशीन खरीदनी पड़ गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें बहुत सारी एसेट्स खरीदनी पड़ती है। ठीक है, बिना एसेट्स के हम कोई बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। तो एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एसेट्स हमारे बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है, और हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी एसेट्स अलग अलग होती है। जैसे कि अब जैसे हम तुम्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारा भी एक बिजनेस है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हम एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मामूली एसेट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कुर्सियाँ हो गई, चेयर्स हो गए, पंखे हो गए, एसी हो गया, और एक बिल्डिंग हो गई, बोर्ड हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे एसेट्स होते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे एसेट्स लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे बिजनेस की बात करें, जैसे किसी फैक्ट्री की बात करें, तो उस फैक्ट्री के अंदर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फर्नीचर का सामान लगता है वहाँ पर। तो एसेट्स जो होते हैं हर एक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है। सिंपल वर्ड में इतना याद रखो, अगर एसेट्स का मतलब तुम्हें ये थोड़ा सा वर्ड अकाउंट्स का वर्ड है जो नॉर्मल लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, तो तुम इतना समझ लो कि एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे हम सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, वैसे बिजनेस की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी को ही एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। जैसे हमारी संपत्ति होती है, हमारे घरों में हमारी संपत्ति होती है, वैसे बिजनेस की भी अपनी संपत्ति होती है। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या होता है। तो बच्चों एसेट्स का मतलब सिंपल वर्ड में पहले एक बात समझते हैं कि एसेट्स, मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा, सिंपल वर्ड में समझते हैं एसेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, हर एक वो चीज़ बिजनेस के अंदर, हर एक वो चीज़ जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, मतलब कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, प्लस उसकी कोई मनी वैल्यू हो। ठीक है, प्लस ओन्ड बाय बिजनेस, और बिजनेस उसका मालिक हो, तो उसे एसेट्स बोला गया है, उसे एसेट्स बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम एसेट्स बोलना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये तीन चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। पहला है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक का मतलब बच्चों पैसों से रिलेटेड, यानी कि हर एक वो चीज़ एसेट्स है जो फ्यूचर में हमें कमा के देगी। ठीक है, फ्यूचर में हमें कमा के देगी, जिससे हमारी अर्निंग होगी, जिससे हम कमाएंगे। ठीक है, तो हर एक वो चीज़ जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब हम फ्यूचर में जिससे कमा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई तो हम बिल्डिंग से कमाएंगे, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर से कमाएंगे, हमने अपने शोरूम में या बिजनेस में एसी लगा रखा है तो हम उससे कमाएंगे। ठीक है, मशीन लगा रखी है हमने तो मशीन से कमाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलना ही मिलना चाहिए। तो हर एक वो चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है, वो हमारी एसेट्स होती है। दूसरी बात बच्चों, मनी वैल्यू, उसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उसकी मनी में वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका यानी कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। ठीक है, हमने एक प्लांट खरीदा, प्लांट मान लो 20 लाख का है, तो 20 लाख रुपए प्लांट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो उसकी एक मनी वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है एसेट्स के अंदर ओन्ड बाय बिजनेस। ओन्ड बाय बिजनेस का मतलब बिजनेस की एसेट्स वही है बिजनेस जिसका मालिक है। बिजनेस जिसका मालिक नहीं है वो उसकी एसेट्स नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, उसका मालिक बिजनेस है, तो वो बिल्डिंग बिजनेस की एसेट्स हो गई। ठीक है, ऐसे तो बिल्डिंग बहुत सारी है, तो क्या बिजनेस सारी बिल्डिंग की मालिक होगी? यानी कि सारी बिल्डिंग बिजनेस का एसेट्स है तो नहीं। जिस बिल्डिंग पे बिजनेस का हक है, जिस बिल्डिंग पे बिजनेस का अधिकार है, सिर्फ वही बिल्डिंग बिजनेस की एसेट्स कहलाएगी।
ठीक है। तो ओन्ड बाय बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस मालिक होना चाहिए उस एसेट्स का, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का। तो 3 चीज़ें हो गई, हमें एसेट्स वो है जिससे हमें फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो। दूसरा, उसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए, पैसों में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा, ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस उसका मालिक हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो एसेट्स कहलाएगी, ठीक है। तो बच्चों हाँ ऊपर पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ है। एसेट्स, अब मैं इसको समझा रहा हूँ। लिखा है एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स प्रॉपर्टी होती है, यानी ये बात हमें समझ में आ गया कि एसेट्स प्रॉपर्टी होती है। ओन्ड बाय द बिजनेस, ओन्ड का मतलब होता है मालिक, ओन्ड बाय द बिजनेस मतलब उसका मालिक कौन होगा? बिजनेस होगा, यानी उस एसेट्स का मालिक बिजनेस होगा। द आगे लिखा द आर द इकोनॉमिक रिसोर्स, दे यहाँ पे दे होना चाहिए, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। जितने भी एसेट्स हैं बच्चों वो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब होता है पैसा, ऐसा रिसोर्स जो पैसा कमा कर दे। अब जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए होती है, जिस बिल्डिंग के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस बिल्डिंग के बिना हम कमा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमें इस बोर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास बोर्ड नहीं होगा तो हम कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक वो चीज़, ठीक है, जो हमें पैसे कमाने में हेल्प करती है वो इकोनॉमिक रिसोर्स कहलाती है। जैसे हम पढ़ाते तो हमें पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, बोर्ड चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, रूम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स है, हम इससे पैसा कमा सकते हैं। इसी तरीके से एक बिजनेस फैक्ट्री के अंदर मशीन चाहिए, प्लांट चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री यानी बिल्डिंग चाहिए, तो वो उनके इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब होता है जिससे पैसा कमाते हैं। तो जितने भी एसेट्स हैं दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस उन्हीं की हेल्प से पैसा कमाता है। एग्जाम्पल है लैंड, लैंड मतलब ज़मीन होता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के बिना हम कमा नहीं सकते, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है, फर्नीचर तुम्हें पता ही है, कुर्सी टेबल मेज सब आ गया इसके अंदर। स्टॉक, स्टॉक मतलब हम जिस चीज़ को का माल बेचते हैं, जैसे स्टॉक का मतलब होता है हम जिस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक राशन की दुकान है तो राशन की दुकान में आटा, चावल, तेल, साबुन, सर्फ, ये उसका स्टॉक होगा, ठीक है। तो ये भी एसेट्स है, इसी भी हम फ्यूचर में कमाते हैं। डेटर्स, डेटर्स उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसे हम उधार माल बेचते हैं, तो डेटर्स भी एक एसेट्स है, क्योंकि इससे फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। साथ में डेटर्स की मनी वैल्यू भी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो हमने बी नाम के, चलो मान लो हमने रामू नाम का कोई आदमी है, ठीक है, हमने रामू को 10,000 रुपये का सामान सेल किया। कैसे सेल किया? उधार सेल किया। तो इस केस में रामू हमारा 10,000 रुपये का डेटर बन जाएगा, ठीक है। रामू क्या बन जाएगा? 10,000 रुपये का हमारा डेटर्स बन जाएगा, ठीक है। और डेटर एक एसेट्स है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा इससे, ये हमें 10,000 रुपये देगा। मनी वैल्यू है पूरे 10,000 रुपये की। और ओन्ड बाय बिजनेस मतलब बिजनेस का राइट है इसके ऊपर पैसे मांगने का, ठीक है। बच्चों कैश एक एसेट्स है, बैंक एक एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये सारे एसेट्स हैं। एक करके सबके बारे में बताऊंगा कि गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, बाद में बताऊंगा। अभी बस समझ लो ये सारे एसेट्स हैं। अब यहाँ पे ये तो था मीनिंग, एसेट्स की मीनिंग क्या है। अब एसेट्स की थोड़ी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन रीड कर देता हूँ मैं, क्या है डेफिनेशन है। बुक में कई सारी डेफिनेशन होंगी, सबसे आसान डेफिनेशन मुझे यही वाली लगी तो मैंने यही लिख दी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लिखा कि एसेट्स जो हैं वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब समझ में आई क्या होगा कि एसेट्स वो है जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, जैसे बिल्डिंग से, प्लांट से, मशीन से, सब में सबसे हम कमाते हैं फ्यूचर में। इन सब की हेल्प से हम फ्यूचर में कमा सकते हैं, तो ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। द राइट, आगे कहा गया राइट भी एक एसेट्स है, ठीक है बच्चों। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। किसी चीज़ पे हमारा अधिकार है तो वो हमारा एसेट्स होता है। जैसे डेटर से पैसे लेने का अधिकार है तो डेटर से एक एसेट्स है, ठीक है। और राइट का मतलब और भी बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हमने गवर्नमेंट से एक कोयले की खान ली, खान को माइन बोलते हैं। हमने कोयले की एक माइन गवर्नमेंट से ली, ठीक है, लीज पे, 5 साल की लीज पे ली, ठीक है। और उसके बाद 5 साल तक
हमारे पास राइट है कि हम उस कोयले की खान से कोयला निकाल सकते हैं, 5 साल हमारे पास राइट है, तो वो 5 साल के लिए वो हमारी एसेट्स है। वो अधिकार जो हमें मिला है 5 साल तक कोयला निकालने का ज़मीन के अंदर से, कोयले की खान से, वो हमारा 5 साल के लिए एसेट्स होगा। ठीक है, तो राइट को भी एसेट्स बोलते हैं। अगर हमें हमारे पास माइनिंग राइट है, माइनिंग राइट का मतलब कोयला निकालने की राइट है। इसी तरीके से मान लो समुद्र के अंदर से हमें पेट्रोल निकालने का राइट हमने गवर्नमेंट से लिया 10 साल के लिए, तो 10 साल तक हम पेट्रोल निकाल सकते हैं समुद्र के अंदर से, तो ये राइट भी हमारा एक एसेट्स होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये राइट क्या होगा? ये राइट हमारा एक एसेट्स होगा। तो जितने भी राइट्स होते हैं हमारे पास किसी चीज़ के ऊपर, वो हमारे एसेट्स होते हैं। विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाई एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। और इसमें कहा गया है कि एसेट्स का हमेशा ऑनर होना चाहिए, मतलब ओन्ड एंड कंट्रोल, और साथ में उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनर है, ओन्ड है, और मतलब ऑनर मतलब मालिक है उसका, मालिक के साथ में उसका कंट्रोल भी उसके ऊपर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, और बिजनेस उसका मालिक होना चाहिए, या कोई इंडिविजुअल भी उसका मालिक हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी कंट्रोल हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब कोई अकेला पर्सन, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप होता है। जैसे एक कंपनी, कंपनी क्या होती है? कई लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप क्या होता है? कई लोगों का ग्रुप होता है। तो एसेट्स का मालिक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, और एसेट्स को कंट्रोल कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है कोई अकेला पर्सन बिजनेस को चला रहा है। तो एसेट्स का मालिक कोई, अगर जैसे कि मान लो मेरी कोई राशन की दुकान है, तो वो भी मेरा एक बिजनेस है। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो ट्यूशन भी मेरा एक बिजनेस है, और मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल हो गया। तो एसेट्स का ओनर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, अकेला पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अकेला पर्सन एसेट्स का ओनर हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, और साथ में एसेट्स का ओनर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कई सारे लोग मिलकर उसके मालिक हो सकते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड में ये है कि कई सारे लोगों का ग्रुप होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई। तो ये बातें हमें समझ में आ गई कि एसेट्स क्या होती है। अब थोड़ा फीचर्स पढ़ लेते हैं एसेट्स के, कि एसेट्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स का मालिक बिजनेस होना चाहिए, यानी कि जो बिजनेस है वो एसेट्स का मालिक होगा, तभी वो एसेट्स है उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई जैसे बिल्डिंग है या कोई प्लांट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो बाहर एक कार खड़ी है, उस कार का मालिक मैं नहीं हूँ, तो वो मेरी एसेट्स नहीं हुई। लेकिन अगर कार का मालिक मैं हूँ तो वो कार मेरी एसेट्स हो गई। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस उसका मालिक होगा तभी वो बिजनेस की एसेट्स होगी, और बिजनेस मालिक नहीं होगा तो ठीक है, तब वो बिजनेस की एसेट्स नहीं होगी। आगे लिखा इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। अभी आगे बताऊंगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। तो एसेट्स जो है टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब बच्चों हिंदी में होता है दृश्य संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई देती हो, और इंटेंजिबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई न देती हो। तो एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो दिखाई दे सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल होता है जिसको देख नहीं सकते। अभी आगे इनके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। एसेट्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी, यानी हर एक एसेट्स में कोई वैल्यू अटैच होनी चाहिए, कोई वैल्यू अटैच होनी चाहिए। जैसे कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के साथ एक वैल्यू अटैच है कि कम से कम इसको बिल्डिंग को बेचेंगे तो मार्केट में 5 लाख रुपए मिल जाएगा। हमारे पास एक एयर कंडीशन है, मार्केट में बेचेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो हर एक एसेट्स के साथ एक वैल्यू अटैच होनी चाहिए कि अगर उसको कभी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा हमें रियलाइज हो जाए, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। आगे कहा गया है कि एसेट्स मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। एसेट्स का एक फीचर ये भी है कि एसेट्स मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। और लास्ट है इट हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले इससे। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब फ्यूचर में हम इसे कमा सकें। बात समझ में आ गई? इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना। तो इसमें कहा गया है कि इट हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जिससे हम फ्यूचर में कमा सकें। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने एसेट्स के बारे में समझा दिया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मुझे 2 पार्ट करने पड़ेंगे इस वीडियो के।
सिर्फ एसेट्स को समझाने के लिए 2 पार्ट करने पड़ेंगे। आज एक पार्ट समझा दूंगा, एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है एक नॉन करंट एसेट्स के अंदर, दूसरा करंट एसेट्स और तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। तो एसेट्स कितने तरह के हो गए? 3 तरह के हो गए। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। इस ठीक है, तो अभी सबके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, नॉन करंट एसेट्स का मतलब देखो, एसेट्स ना, अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स को वैसे तो 3 लिखा है यहाँ पे, लेकिन मेनली समझो 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चों, एसेट्स 2 तरह के हो सकते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन मेन हम 2 ही मान के चलते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, ठीक है। पेपर में आएगा तो तीनों लिखना पड़ेगा। तो एसेट्स 2 तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। तो बच्चों, करंट एसेट्स वो करंट एसेट्स होते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम तक अपने पास नहीं रखते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बस आज ये समझते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम रीसेल नहीं करते, ठीक है, जिसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। इसे हम परमानेंट अपने पास रखते हैं, लंबे टाइम के लिए अपने पास रखते हैं, क्योंकि इसी से हमें अपना बिजनेस करना होता है। हम इसको सेल नहीं करेंगे किसी को, हम इस एसेट्स को किसी को देंगे नहीं। इससे हम बिजनेस करेंगे और इसको लंबे टाइम तक होल्ड करके अपने पास रखेंगे। इससे हमारे बिजनेस को चलाने में आसानी हो जाती है, ठीक है, और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट लंबे टाइम तक कमाते रहते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट हमें 1 साल नहीं कई सालों तक मिलता रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखा नॉन करंट एसेट्स के बारे में। लिखा नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाई बिजनेस नॉट विद द पर्पज टू रीसेल। देखो यहाँ पे वर्ड है नॉट विद द पर्पज टू रीसेल, मतलब कि रीसेल तो करेंगे ही नहीं इसे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, हमने प्लांट खरीदा, हमने एक मशीन खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, तो क्या बच्चों हम इसको बेच देंगे? ऐसा तो नहीं है। इसको बेच देंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? हम खुद ही, जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने क्या एसेट्स रखा हुआ है? जैसे कुर्सियाँ हैं हमारे पास टेबल है, ठीक है, AC हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, और बिल्डिंग हो गई, ये बोर्ड हो गया। अब सोचो कि मैं इस बोर्ड को बेच दूं, मैं इस बिल्डिंग को बेच दूं, AC को बेच दूं, कूलर को बेच दूं, कुर्सियों को बेच दूं, तो क्या मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि नॉन करंट एसेट्स को हम रखते हैं, इसको बेचने, हम इसको खरीदते हैं परमानेंट रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है। यहाँ पे वही यही वर्ड लिखा है यहाँ पे, नॉट विद द पर्पज टू रीसेल। हम इसको रीसेल नहीं करते, हम इसको खरीदते हैं, इसको अपने पास रखते हैं, इससे हम आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इससे हम प्रॉफिट कमाते हैं और उसको हम लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री के अंदर मशीन खरीदी जाती है, तो वो मशीन बेच देंगे तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो? तो मशीन को खरीद के वो प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन को बेचते हैं, मशीन को नहीं बेचते। मशीन को लंबे टाइम तक रखते हैं, बार बार मशीन से प्रोडक्शन करते हैं और बार बार प्रोडक्शन को बेचते हैं, अपने आउटपुट को बेचते हैं, मशीन को कभी नहीं बेचते वो। हाँ, मशीन जब खराब हो जाएगी, बहुत पुरानी हो जाएगी, तब बेचेंगे, ठीक है। तो यानी कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम अपने पास रखते हैं, नॉट विद द पर्पज टू रीसेल। रीसेल करने के लिए नहीं रखते हम उसको, यानी हम उसका रीसेल नहीं करते, हम उसको परमानेंट अपने पास रखते हैं। बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, हम इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं, और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। चाहे तो हम कोई यानी कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं। जैसे कि हमने कोई ज़मीन खरीद ली और ये सोच रहे कि 5 साल बाद ज़मीन का रेट बढ़ेगा तो हम इसको बेच देंगे, या किसी कंपनी के हमने शेयर्स खरीद लिए, हम ये सोचे कि 5 साल बाद शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो हम इसको बेच देंगे, ठीक है। तो हम नॉन करंट एसेट्स को लंबे टाइम तक अपने पास रखते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं, या फिर टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, या अपने बिजनेस के काम को, ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए रखते हैं। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो हम एसेट्स को अपने पास क्यों रखते हैं? अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए। खुद ही सोचो, मेरे पास बोर्ड नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ाता बच्चों को, ठीक है। मेरे पास रूम नहीं होता तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता। इस एसेट्स को रखने से मेरा काम आसान हो गया है, बोर्ड को रखने से मेरे को पढ़ाना आसान हो गया है, बिल्डिंग को और चेयर को रखने से मुझे पढ़ाना आसान हो गया है। इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर मशीन रखने से प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको इस एसेट्स को चाहे तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं, या टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है।
या अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए हम इस एसेट्स को रखते हैं। अब बच्चों नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। एग्जाम्पल है नॉन करंट एसेट्स का, एक है, पहला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट एसेट्स का जो पहला पार्ट है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक नॉन करंट एसेट्स होता है, लंबे टाइम तक के लिए अपने पास रखा जाता है, इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाते हैं। फिक्स एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स की डिटेल में आगे बताऊंगा। फिक्स एसेट्स के भी आगे कई 2 पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और इसके आगे बहुत से पार्ट्स हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया और या एडवांस पैसा दिया, तो अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया तो पक्का हम उससे ब्याज लेंगे, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। हमने किसी को एडवांस पैसा दिया तो हम उससे ब्याज लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी एक एसेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए। और अदर नॉन करंट एसेट्स, तो यानी कि हमारे नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के हो सकते हैं, 4। पहला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा फिक्स एसेट्स, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस, और चौथा अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा एसेट्स का आधा खत्म हो गया है, आधा टॉपिक खत्म हो गया है, आधा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अब ऐसा नहीं कि बच्चों की सिर्फ इतना समझ के तुम्हें एसेट्स का मतलब समझ में आ गया, अभी एसेट्स खत्म नहीं हुआ, अभी एसेट्स सिर्फ आधा ही हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एक पार्ट मैं इसका और बना रहा हूँ एसेट्स का, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने अभी जैसे नॉन करंट एसेट्स समझाया, तो नॉन करंट एसेट्स का एक पार्ट होता है फिक्स एसेट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट में।